भैया आइए एक मिनट सबसे पहले कहा है पंकज, आप पहले कोऑर्डिनेशन करवा दीजिए। चलिए आगे आइए, आइए जो लोग आगे आए थे वो लोग, जो लोग हमारे पार्टी, आप चलिए, आप जहाँ लोग आए थे, जो लोग आए थे। अमित कहाँ गए? पंकज भाई, हम लोग के साथ जो 5 लोग 7 लोग गए थे वो लोग खड़े रहे। और मुझे नहीं पता मनीष भाई हम लोग के बीच में है कहीं पर। मनीष भाई कहाँ पे हैं? यहाँ पे वो चले गए। बैठा ले बेटा, देखिए चीजों को पेशेंस मत खोइए, पहली लड़ाई का हिस्सा है। अगर पेशेंस खो के हम लोग काम करेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। मुख्य बात हम लोगों की यही है, साथी है वो एक तरफ, मुख्य बात इसमें यही है कि उनकी तरफ से कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है। पहली जो बड़ी बात हुई है, कोई नेगेटिव बात नहीं। उन्होंने और बता रहा हूँ, एक एक बात बताऊंगा। और किसी भी एंगल का प्रश्न जो आप सबके बीच में नोट किया हूँ यहाँ थोड़ा बहुत भी, सारे प्रश्न रखे एक एक एंगल से अलग आ जाइए। क्या हुआ और बताइए। चाहे वो बच्चों की डिग्री से संबंधित है, कॉम्बिनेशन से संबंधित है, क्या दो बड़ी बातें, बीटेक वाले बच्चों के साथ, कॉमर्स वाले बच्चों के साथ, या जिनका कम्बिनेशन मिला वो भी प्रश्न पूछा। तीसरा मैंने प्रश्न ये भी उठाया है वहाँ पे कि बात हुई कि वहाँ पे कि भाई आप एक संस्था हो ऐसा बताया जाता है। ठीक है, क्या आपके अंदर वो ताकत है कि आप इस पर कुछ बना सकते हैं? तो इनडायरेक्टली उन्होंने पहले बोला कि हाँ कुछ तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई, ये उनकी जुबान से निकला। उसके अलावा हम लोगों ने कोर्ट में पूछा कि क्या हम लोग तो अभी 100-200 आए हैं, हम तो सूचना देने आए हैं, अभी तो हमने पब्लिक रैली नहीं किया है, अभी तो जिले के लोग आए ही नहीं है, अभी तो ये जाते हुए खेलने निकले हैं। और अभी शुरुआत है, ये उस शुरुआत आपकी एक गलती 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने से, तो फिर वहां पे भी बात क्यों हमको 6 महीने का ब्रिज कोर्स देंगे तो हम पे भी ऐसा डायरेक्ट मिलेगा। तो हमने वो भी प्रश्न यहाँ पे कॉमर्स है, सत्यम भाई वही भाई ने अपना प्रश्न उठाया, पूरा ज्ञापन तैयार किया था, प्रश्न उठाया और छोड़ा नहीं गया। जो आपके अंदर प्रश्न उठ रहा हो वो सारे प्रश्न, जितने प्रश्न यहाँ से एक एक व्यक्ति का हर एंगल से हर तरीके, और बात ये है कि उन्होंने हम लोगों को बहुत ध्यान से और एक एक लोगों के हर एंगल से प्रश्न सुना। ये कहते हैं एनसीटी सुनता नहीं है, बहुत अच्छे से सुना उन लोगों को, पढ़ के सुनाया। कर्मचारियों से हम लोगों ने कर्मचारी आदत होती है जी हजूरी वाली, अगर जी हजूरी नहीं करेंगे तो उनका भी तो प्रमोशन रुक जाएगा ना। तो वो अपनी जी हजूरी पूरी किया उन्होंने, और जी हजूरी पर जिस अधिकारी के पास हम लोग गए उनका नाम लिखा हुआ था, आप लोग चेक करिएगा, मिसेस केसांग यांगजोम शेरवा सचिव IRS सेक्रेटरी। अब आप बोल लीजिए तो मैं बताऊंगा। फिर आप लोगों के प्रश्न में वहाँ पे था कि क्या संभावना दिख रही है, उन्होंने पूरी बात की कि आपकी एक बात जो नोट की गई है प्रश्न जो ज्ञापन में दिया गया, ज्ञापन क्योंकि अभी PDF बना के वायरल कर दिया जाएगा, सबके पास पहुँच जाएगा। एक एक बात पर वो उनका उत्तर आएगा, और वो जो ऊपरी इससे जो सक्षम मिनिस्ट्री है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उस पर भी ये लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने वहीं पे नहीं रुका, हमने कहा कि भाई ठीक है आप डिस्कस करेंगे। भाई ने हमारे बीच से एक प्रश्न उठाया कि इसका जवाब हम लोगों को दे बहुत उचित होगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसकी पॉसिबिलिटी पूरा प्रयास किया जाएगा। एक राय और आया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो नया केस या पुलिस केस चल रही है, हम लोग 23 को भी रुकेंगे, हम जाने वाले नहीं है। जितने विद्यार्थी हैं, एक बात हम आपको कह दें, हम छोड़ के ही जा रहे हैं, आपको जाने देंगे। भूख लगेगी तो लाई चना आएगा, मूंगफली आएगा, मिलजुल के खा पी के लाएंगे। कहाँ बैठेंगे? जहाँ पुलिस कहती वहाँ बैठेंगे, जहाँ कहती वहाँ जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं आज और कल भी रहेंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट भारत सरकार की जो भी इससे रिलेटेड है, जो शिक्षा मंत्रालय आता है,
हम लोग उससे संबंधी मिलने के संभावना कल रखे हुए हैं, और जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उससे रिलेटेड आज और कल में उन सारे डिपार्टमेंट में हम लोग अभी शाम तक बैठ करके 2 4 5 लोग करके सेम इसी तरह का तैयार करके हम सब जगह जो जाने वाले हैं, मैं एक मोबाइल नंबर फिर से अपना बोल दे रहा हूँ, एक व्हाट्सएप जरूर डाल दीजिएगा। कम बच्चे को ये ना कह पाए कि मैं उस वजह से नहीं मिल पाया इस वजह से, क्योंकि इस बीच में हमारे बीच एक साथी हैं योगेंद्र भाई, कहाँ होंगे, बड़े लंबे से हैं, हाँ योगेंद्र अनुष्का सारी मैंने क्या बोल दिया, मैंने वो भी प्रश्न उठाया जो 69,000 भर्ती यहाँ कोई नहीं होगा शायद, तो 69,000 से लाभ हमें भी था। 6 महीने का ब्रिज कोर्स हम नहीं करने जा रहे ना, लेकिन हमारे लिए है ना उपाय, तुम पाओगे तो हम तो छीन लेंगे तुमसे। तो ये बात उठाई गई। अनुज और योगेंद्र, ये लोगों ने एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले किया। आज मैं जो नंबर अपना बोल रहा हूँ प्लीज नोट कर लें, 9654 097 174, ये इसी नंबर दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास जो नंबर आप लोग व्हाट्सएप नाम लिख के भेजेंगे, मैं संबंधित भेजूंगा और आप सब कुछ सारी सूचना एक साथ सत्यम भाई हैं क्योंकि ये उस पर भी रहते हैं, मैं लाइव इतना नहीं आ पाता हूँ, प्रॉपरली कर पाते हैं सब कुछ। अपना टेलीग्राम चैनल भी है भाई, सत्यम भाई का ही है, इस पे हम लोग जुड़े हुए हैं। अब मुद्दे की बात हो जाए, 9654 097 174, 9654 097 174, इस पर आप लोग अपना परिचय कम से कम, क्योंकि हम लोग के बीच में कोई गड़बड़ व्यक्ति ना आने पाए, आएगी जरूर हम लोग की चेक करेंगे। और हमने बहुत रिक्वेस्ट करके पुलिस से प्रशासन से वो परमिशन इस लेवल की ली हुई है कि हम यहाँ बैठे। उनका भी कहना है कि उनको भी दबाव है, हम पे भी दबाव है, हम सब कहीं पीछे नहीं है। दूसरी बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जिले तक कवर। एक मिनट समस्या क्या है, क्या हुआ भाई, आपको कौन स्टार्ट किया है? देखो नहीं, हाँ वही देख रहा हूँ मैं ना, क्या गलती से नहीं कोई सुनिए, इसमें क्या होता है, रुक जाइए देखिए, ऑडियो नहीं है, जाते हो किसी एडमिन से गलती से कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। बिहार के 2 साथी आए हुए हैं, बिहार वाले के साथी, बिहार के 2 साथी आए हुए हैं। बिहार के जो 2 साथी आए हुए हैं, उन 2 साथियों की वजह से बिहार टच में हुआ, उड़ीसा से भाई से टच में है, ऐसे कई राज्यों से टच में आएंगे। तो हम लोग सोचे हैं कि इस 1 मंथ के अंदर राष्ट्रीय स्तर की सक्रिय टीम बन सके, सक्रिय वह टीम बन सके जिसके लिए कि रोज रोज जो यहाँ के वर्कआउट हों, जैसे ये आप मेरठ से आई हैं, लेडीज के तौर पे इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि सच में आज के तौर पे आप नोएडा से आई हैं, हाँ कहाँ पे, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं जान, अच्छा दिल्ली में रहती हैं, ठीक, तो पुलिस नहीं जीने देगी, तो टेक्निकली आपको पढ़ाई भी करना है, लड़ाई भी लड़नी है। तो हम लोग को राज्य स्तरीय, अभी हम लोग राज्य संवाद जारी करने जा रहे हैं, प्रेजेंट में जो हम लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और उसके साथ हम राष्ट्रीय टीम घोषित करके जो काम हम लोग को मुश्किल हो रहा था वो एक बार में हो सके। दूसरी एक बड़ी बात, कभी कभी बीच में होता है कि कुछ लोग अलग से आके डेट अनाउंस कर और कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग वो ज्ञापन किसके पास है, ज्ञापन लेके आइए। हम लोगों ने जो विभिन्न संगठनों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई बार उनका अपना संगठन होता है, तो हम लोग कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, तुम नहीं आओगे तो हम बुलाएंगे ज्ञापन। उसलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान इसलिए बना घोषित करनी है, उसमें जो जिसके संपर्क में राज्य स्तर पे हो, जिसके जैसे मेरे संपर्क में कोई बंगाल का आ गया, कोई ओडिशा का आ गया, ये एक व्यक्ति जो मजबूरी है भाई, इसको आप दूसरे एंगल से मत सोचिएगा। मैंने वहां अंदर ही बोला मेरी पढ़ाई 10% की है, लेकिन आपकी पढ़ाई 90% की है, 10% लड़ाई की है। इसका सेंस ये है कि आप सब में कई लोग ऐसे होंगे कि अभी 100 पुलिस घेर ले, उसके बाद कहीं यार कैसे निकलो भाई, नहीं तो भाई क्या हो जाए। भाई एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप कह रहे हो ना हिम्मत, फिर हम लोग चाहते हैं ऐसा हो ही ना पाए। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, हम लोग, मेरा कहने का तात्पर्य है कि
कि कोई बच्चे पे एक आंच और एक खरोच ना आए, एक खरोच ना आए। कारण कि ये भी अपने माँ बाप को बता के आए होंगे कि हम धरने में जा रहे हैं, हम भी बता के आए, मेरे भी बच्चे परिवार वाले हैं, हम भी डांट खाते हैं आप जैसे। इसलिए यह आंदोलन उस तरह से चले कि परिवार चल रहा है और परिवार में जैसे सुलझा दिया जाता है लड़ाई को, लड़के बगल अगल का मिनिमम मैक्सिमम 6 महीने की लड़ाई में मान के चला हूँ। ये बात सबको बता दे रहा हूँ। इस बात को लेकर हम पे दबाव बनाए या किसी बनाए कि नहीं है तुम लड़ क्यों नहीं, तुम धरना क्यों नहीं दे रहे हो। कई लोग ऐसा कहते हैं। भाई देखो मैं लड़ता इतने लेवल की गर्दन दबा देता हूँ, पूरा अंदर तक गया हूँ। अब पता कर लीजिए 5 लोग मैं क्या किया हूँ। अंत में धमकी क्या हुई पता है कि भाई पांडे जी अगर लड़ना है तो भाई बाहर ही रहिए आप। तो मैं लड़ने नहीं गया था क्योंकि हमें मिलना भी था, आपकी बातों को संवाद के माध्यम से अंदर रखना भी था और उतना ही रख करके बाहर भी आना था। हम वो नेतागिरी वाले लोग नहीं आते हैं कि भाई बात अंदर क्या किया और बाहर कुछ और बताया। पूरा क्लियर बात है। तो सब लोग मिल करके हम लोग यहाँ से प्रशासन से हम बात कर ले रहे हैं। जंतर मंतर की तरफ हम लोग जाएंगे। जंतर मंतर ही एक फिक्स पॉइंट हम लोग का, जहां हम लोग खुल करके बैठ करके हम जा नहीं रहे हैं। 2 दिन हम रुक रहे हैं। रोटी हम खाएंगे तो तोड़ के बांट के खाएंगे, बता दे रहे हैं। तो इसलिए कोई भाई जिसकी व्यवस्था उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोग की व्यवस्था सड़क पर है। गुरुद्वारे से कम हम लोग को भोजन निःशुल्क मिल जाएगा और हम लोग को आराम करने की जगह भी मिल जाएगी। हम लोग को सूचना दे रहा हूँ, नहीं उसके लिए पुलिस की व्यवस्था कर रहा हूँ ना। तो वो अपनी गाड़ी से भेजे, अन्यथा की स्थिति में हम पैदल मार्च करते हुए निकलेंगे। कितने लोग सहमत हैं ये बात बताती है। लेकिन इस बात से मैं आपसे आशा करूं, प्रत्येक व्यक्ति को नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर दे सभी लोग। ये भी आशा करूंगा अगर आपके अगल बगल कोई जेब कतरा खड़ा हो, कोई खड़ा हो, जेब कतरा सेंस का मतलब कोई ऐसा लड़का खड़ा हो जो इस पूरी भीड़ का मिसयूज करने वाला हो, वह स्वतः चला जाए। वरना अगर भीड़ पकड़ के निकालेगी तो वह व्यक्ति को शायद उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि वहां रह पाएगा। इस बात को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। अगर कोई जेब कतरा टाइप का यहाँ कोई खड़ा हो, जेब कतरा का सेंस हम सारे आंदोलनकारियों के आंदोलन को बर्बाद करना या प्रशासन को डिस्टर्ब करने का सोच भी रहा हो, तो अपने सोच से निकाल के स्वतः चला जाए, हट जाए। अन्यथा की स्थिति में ये लोग हमारे अपने व्यक्तिगत लाइव लगा रखा हो। तो हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि भाई हमारे जो ईमानदारी से बच्चियां आई हुई हैं यहाँ पर, उन पर कोई खरोच नहीं चाहता हूं मैं। बेईमानी तो दुनिया हो गई है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं प्रशासन से, तब लोग शांति बनाए रखें। ऐसी कोई बात अफवाह न फैलाएं या कोई आप लोग बैठे रहिए, 5 मिनट और बैठिए। इनका नंबर ले लीजिएगा भाई साहब, अच्छा लगा भाई 5 साथी आए जो गए थे पर अपनी कहानियों जो और बाकी लोग थोड़ा सत्यम भाई हेलो आप दोनों सत्यम भाई। देखिए मैं आपको बता रहा हूं और ये उदाहरण है। इसमें से सारे लोग इस चीज के हमारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूं या जिनसे मेरी कभी इससे पहले बातचीत हुई है इस चीज को लेकर के। बहुत सारे प्रशासन की तरफ से बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई। सबसे पहले ये कोशिश की गई कि आप अधिकारी से सवाल जवाब नहीं करेंगे। उसके बाद भी हम लोग 35 से 40 मिनट उनसे बातचीत करके आए बिना किसी दबाव के, और हम लोगों ने सवाल उनसे रेज किए। सवाल हमारे बड़े मुख्य तौर पे थे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेकर के आपका भविष्य क्या होने वाला है, कोर्ट तरीके से आप क्या मदद करने जा रहे हो, क्योंकि आपके राजपत्र को देख करके हमने भरोसा किया था। तो आपको पता है कि शेराप मैम करके एक है और शेरपा करके मैम है, वो IRS सेक्रेटरी है इस चीज को लेकर के। उन्होंने इस चीज को कहा कि ये हमें पता है कि आप लोग किस सिचुएशन से फेस कर रहे हो और उसके लिए हम एक चीजें तैयार कर रहे हैं। हमने कहा ये चीजें तैयार कब तक हो जाएंगी। तो उसके बाद पंकज जी ने बड़ी सीधी सी बात उनसे पूछी कि देखिए संस्थान आपका, गजट आपका, तो इन BEd डिग्री धारकों को गलती क्यों भुगतना पड़े। भाई इनका क्या दोष था इस चीज को लेकर के, KBS PRT को लेकर के बच्चों का क्या रोल था, BPSC को लेकर के क्या था, बिहार शिक्षक भर्ती, UP सुपरटेट, सब कुछ मार्कशीटें गड़बड़ हो गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग अगर BEd एलिजिबल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, साल वाला BEd डिग्री धारक एलिजिबल क्यों नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने नोटिफिकेशन को देखिए, 2021 में अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें BEd प्लस MEd 1 साल वाला बच्चा एलिजिबल। तो 2 रास्ते या तो आप तैयार करिए, एक ऐसा रास्ता तैयार करिए जिसमें सभी BEd डिग्री धारकों को एक शॉर्ट टर्म व्यवस्था देकर के उनको एलिजिबल करा दीजिए, उसके लिए भी तैयार है।
लेकिन बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहिए। केबीएस पीआरटी में इसका रिजल्ट जारी होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार की एमसीटी को आप जितना कठोर समझ रहे हो उतना कठोर है नहीं। आप एमसीटी की एडवोकेट ने वहां पर ढंग से पैरवी तो कर नहीं पाई और आप कहते हो कि नहीं कठोर है, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी वाजिब प्रश्न एक हमारे मित्र है पंकज जी ने कहा, उन्होंने ये कहा एक बात, मैम आप स्वायत्त संस्था है या संवैधानिक संस्था है? आज 150 की संख्या में आए हैं, कल 1,500-2,000 की संख्या आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और समझिएगा अभी भी बहुत लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए। और एक चीज उन्होंने बड़ी क्लियर की, उसके बाद उनके सचिव जी मुझे कोने में ले जाकर के, मुझे और क्या नाम है पंकज और भी लोग थे, उनसे बात की, कान में एक बात की कि बेटा मैं आपको एक अनऑफिशियल बातें करना चाहता हूं, लेकिन वो अनऑफिशियल बात मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा मैं एज एन अधिकारी नहीं, आपको अनऑफिशियल मैं बता रहा हूं जिसमें मैं बहुत कुछ आपका योगदान कर सकता हूं। हमने कहा वो कौन सी चीज होगी? उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाइए और किस आधार पर? प्रोस्पेक्टिव, और जिसे नहीं रेस्ट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं, रेस्ट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी, यानी इन लोगों को एलिजिबल करने के लिए छूट दीजिए, हम पूरी तरीके से आपको छूट दिलवा देंगे, इस चीज का हम वादा करते हैं। का शुरू हुआ और 2023 तक जो बच्चे इनरोल करके पास आउट होने वाले हैं उन सब के लिए पूरे प्रभावी फैसला लागू है, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और अभी आप लोगों को पड़ेगा, क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए तैयार हैं? एमएचआरडी के लिए आप सीधे तौर पर तैयार हैं? एमएचआरडी के लिए हम लोगों का पूरा प्लान है, क्योंकि हम लोग भी 200 किलोमीटर से आए हैं भाई साहब, रास्ता निकाले यहां से नहीं, पूरा तरीके से पुरजोर समर्थन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप, पता है भाई 200 किलोमीटर से मैंने बच्चों को फोन कर, सर मैं आ रहा हूं, सर मैं आ रहा हूं, 300 किलोमीटर से आए, तो समझिए पहले इस चीज को। मैंने कहा मैम क्या है इस चीज को लेकर के, उन्होंने उपचार के बारे में जो बात बताई वो समझने की कोशिश करिए। उन्होंने उपचार के बारे में ये बताई कि हम परिस्थितियों को एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन उनके और साथ ही साथ सड़क पर भी एनसीटी से गजट के लिए भी जारी करने की जरूरत है। चीज समझिएगा, जितने लोग आए हैं सबका धन्यवाद भी है, और जो अग्रिम रणनीतियां अभी तय हो रही हैं थोड़ी देर में वो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। राज जी वहां पर मौजूद है, पुलिस ने कहा एसएससी देख लेते, हमने कहा एसएससी जब आपका दिल्ली पुलिस वाला वैकेंसी में आप 1 नंबर से छठे होगे तब आपको उस पीड़ा को समझ में आएगा, अभी ऐसे आप एसएससी का हमें एडवाइस होगी। और एसएससी की वैकेंसी सुनिएगा, हमने कहा ये संस्था क्यों बनाई? अरे हमारा ख्वाब है मास्टर बनने का। हाँ सुनिए, रुद्रांश ने क्या बोला है, रुद्रांश ने बहुत वहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। एसएससी में 15 मिनट तो सिर्फ हमसे पुलिस वाले उलझे रहे कि आप ऐसे मत बोलना, लेकिन विश्वास मानिए आपके हर सवालों का वाजिब जवाब वहां पर हम लोगों ने मांगा। डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको लेकर के आइए, और नहीं आते हैं तो 150 की संख्या 1,500 लेकर के आएगी। हो सकता है आप मुझे अरेस्ट करके ही डाल दो, लेकिन इनकी आवाज कैसे दबा पाओगे, बीएड डिग्री धारकों की आवाज कैसे दबा पाओगे, तो ये समझिएगा। तो अभी अग्रिम रणनीतियां और रुद्रांश जी बताएंगे कि उसके अलावा भी कौन कौन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और कौन से, कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं, ये समझिएगा। और उन्होंने बीपीएससी चाहे हो, केबीएस आपका हो, यूपी का सुपरटेट हो, 69,000 शिक्षक भर्ती, मैं सच बताऊं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे चयनित भाइयों ने अगर साथ दे दिया होता तो बीएड को ये दिन देखना ना पड़ता। इस चीज को आप विश्वास मानिए। और अभी भी आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकल करके आई। कल आपने देखा होगा एक पत्र 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, अगर उन लोगों ने साथ दे दिया होता तो बहुत सारी चीजें इस चीज पर आ जाती। तो अभी अग्रिम रणनीति, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, हमारा उत्साह है जो वो आप सभी लोग हैं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात क्या होता है कि एनसीटी में जब हम लोग गए तो हमें बहुत बहलाया गया, फुसलाया गया कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये देंगे, आप उनसे जिरह नहीं कर सकते या आप उनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। लेकिन एनसीटी में जो मैडम थी हमारी आईआरएस जी, उन्होंने हमें एक एक व्यक्ति को अपना अपना वक्तव्य रखने का समय भी दिया और उस पर अपना भी उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की।
एनसीटी हमारे दुख को समझता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अभी भी आपके ये आने से पहले भी हम लोग सक्रिय थे, लेकिन आप लोग इतनी भीड़ में आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं। केबीएस में किसी के 146 नंबर सिलेक्टेड बैठा बीएड में, लेकिन वो बाहर है। टेट में जिसके 125 नंबर 128, मैंने एक प्रश्न भी उठाया था कि अगर हम लोग प्राथमिक भर्ती में योग्य नहीं है तो प्राथमिक भर्ती का जो सिलेबस तैयार किया गया होगा वो सिर्फ कैसे साबित कर देते हैं? उसमें 126 नंबर आते हैं, 128 नंबर आते हैं, 130 नंबर आते हैं। हम उस योग्यता को पढ़ चुके हैं ना, तभी तो हमने इसको पास किया है। दूसरी बात कि हम लोग अगर जो बीएड वाले हैं वही तो शिक्षा देते हैं डीएलएड वालों को। अगर शिक्षक अयोग्य है तो शिक्षार्थी योग्य कैसे हो गया भाई? शिक्षार्थियों कैसे, और शिक्षार्थी अगर योग्य तो फिर शिक्षक अयोग्य कैसे हो गया? पॉइंट, ये सब पॉइंट रखे गए हैं। एक एक पॉइंट पे उनकी हमें सहानुभूति भी मिली है और एक एक पॉइंट पे उन्होंने ये कहा है हम इसका डिस्कशन करेंगे। ये स्वायत्त संस्था, पांडे जी ने उनसे पूछा भी था, विद्यार्थी जी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखे, सभी ने पॉइंट रखे थे। ना कोई दुआ ना कोई सलाम लेना है, हमारा हक चाहिए, हमें कोई इनाम नहीं लेना है। हम किसी की विरासत लेने नहीं आए, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। हमने 2018 में गजट जारी किया था, हम 1 से 12 तक के लिए एलिजिबल थे तब बीएड किया, वरना हमने बीएड कोई दहेज में नहीं किया। किसी के किसान ने, किसी ने अपने प्राइवेट नौकरी, वो नौकरी छोड़ी है, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने इंजन बेचा तब जाके बीएड किया है। 5 साल तैयारी की है बड़े बड़े शहरों में रहकर। बड़े शहरों में रहकर तैयारी करने का प्रतिमाह खर्चा होता है। उसके बावजूद हम वो खर्चा करने के बाद हमने सीटेट भरे, टेट भरे, हर बार जो खर्चा गया वो कौन देगा? 5 साल जो जिंदगी बर्बाद हुई है लोगों की, जिन लोगों ने खुदकुशी की है, उन्हें औलाद दे देगा कोई सहारा दे देगा उन्हें? बूढ़े बाप के आंसू कौन पूछेगा? कोई नहीं है। इसीलिए हम यहाँ अपना हक लेने आए हैं और बहुत अच्छे से उनसे बात हुई है। अगर वो लोग हमारी बात आगे नहीं ले जाते हैं तो ये 150 का जून 1500 और 1500 से 1.5 लाख तक पहुंचेगा। चलिए अपना परिचय आप बताइएगा। हाँ, मेरा नाम राहुल विद्यार्थी, और जो हमारे साथियों ने बातचीत रख दिया है, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है बहलाने फुसलाने का, उन्होंने भी इस मामले में हमको बच्चा समझा था। हम लोगों को सारे सवालों का, चाहे पुलिस प्रशासन हो, आवाज तेज, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से, 2 महिला साथी और 5 हम लोगों ने बेहतरीन डायलॉग किया है। सारे सवालों के हम लोगों ने जवाब दिया है। मामला जो शुरू होता है, पहले तो हमको सिखाया पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने उनको इनकार किया, हम आपके सिखाए पढ़ाई में नहीं आए हैं, हम बीएड कैंडिडेट हैं, लगातार हमने झेल झाल के आए हैं सब कुछ, हम जानते हैं कैसे बात करना है। हम जाते हैं वहाँ, हमारा सब कुछ रखवा लिया जाता है, वहाँ अंदर से उनके फोटोग्राफ्स आते हैं। शुरुआत में ही सबसे पहला सवाल होता है कि मैम कैन आई रीड इट, मतलब जो ज्ञापन था हमने सिर्फ उनको दिया नहीं, सबसे पहले उसको पढ़ा गया, बाकायदा हमने उसको पढ़ा भी, सारे पॉइंट को रखा गया, उसके बाद ज्ञापन दिया गया। उसके बाद टाइम मांगा गया कि 2-2 मिनट सारे साथी अपनी बात रखेंगे। सारे साथियों ने हमारे बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन किया गया था वहां कि कौन साथी क्या बात रखेगा। वो महिला साथियों को भी बातचीत बता दिया गया था। हम सभी लोगों ने शुरुआत से ही मामला उठाया, जो शुरू से ही डायलॉग उठा था वो इसी का कि 2018 का गैजेट आपका था, आपके गैजेट पर भरोसा करके हमने बीएड किया। एक साथी ने इसका भी जवाब दिया अच्छे तरीके से, जो इंस्टीट्यूट बॉडी को उनको जवाब देना पड़ा, मतलब धैर्य से आईआरएस मैम ने हमारी बातों को सुना। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी यहाँ बातचीत नहीं होती है, 40 मिनट डायलॉग चला है, मतलब कम नहीं हो। शीशे से वहां से प्रोटेस्ट देख रही हैं, उनके दिमाग में भी था कि बाहर प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं। ये पूरे सवाल आपके बीच में गए थे। हमने ये भी कहा वी आर नॉट क्रिमिनल, हम क्रिमिनल नहीं है, हमें सजा नहीं भुगतेंगे हम, ये बात आपको कबूल करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने कहा सोसाइटी हमें क्रिमिनल की निगाह से देख रही है, इसका जिम्मेदार एनसीटी है। एनसीटी ने गैजेट बनाया, उसको ही हमें शामिल करना पड़ेगा। उनको बात भी याद दिलाया गया 2021 का अक्टूबर का जो गैजेट है कि बीएड प्लस एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स का अगर वो है तो हम क्यों नहीं, इस पूरे मामले को रखा गया है। साथियों, हमने ब्रिज कोर्स के मामले पर भी उठाया, 69,000 के साथी हमें साथ दें, उनके भी हमने डिमांड को उठाया। इस मामले में उनसे टीजीटी के भी सवाल को उठाया, हमने भी उठाया इस सवाल को कि देश के लगभग 70% से ज्यादा लोगों के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। बीकॉम कैंडिडेट साथी है, बीकॉम कैंडिडेट साथी और साथियों ने भी इस बात को रखा कि ये नहीं है। इसलिए लिहाजा हमारा जो मकसद था कि हमारा एनसीटी ने जो गैजेट बनाया उस पर हम भरोसा क्यों न करें, इस क्यों न करने के सवाल पर हमने उनको घेरा है और तमाम जवाब मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम एनसीटी जो है कोई कठोर फैसला लेने के लिए नहीं है,
वो भी एक ह्यूमन फैसला लेगा। इस मामले में उन्होंने हमें सुझाव दिया है, आश्वासन दिया है कि हम आपके जो भी पॉइंट उठाए गए, रेज किए गए हैं, उस तमाम पॉइंटों को हम एक्सेप्ट करते हैं और जो भी हमारा जो ज्ञापन है आपके बीच में पहुंच जाएगा, उस पूरे ज्ञापन पर उन्होंने अभी तुरंत उस पर कमेटी बैठाकर अपनी जांच कराने की बात करी है और पूरा जो प्रोग्राम है उनका बॉडी में कैसे काम किया जाता है उस प्रोग्राम को करेंगे। उनका जो आश्वासन है कि हम आपके विषय में सोच रहे हैं, आपके विषय में हम काम करेंगे, हम कठोर फैसला लेने वाले नहीं है, इस रूप में हमको मत पेश करिए। आप लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं को 11 अगस्त 2023 तक माननीय फैसले आने से तक जिन लोगों ने बीएड कर लिया है या जो लोग बीएड में इनरोल्ड हैं, उन तमाम लोगों को आपको देना पड़ेगा। हमने उनको इस मामले में भी घेरा कि आप लोग जो ये बात हमें उठाई जा रही है कि बीएड कैंडिडेट पेडागोजी नहीं जानता है, आउट ऑफ 150 में 126 मार्क्स लाना क्या ये फेलियर है? वो पेडागोजी नहीं जानता है। केवीएस एग्जाम के भी सवाल को मामले को उठाया गया, बीपीएससी के सवाल को उठाया गया है, सारे सवाल उठाए गए हैं। उनसे बोला गया है कि सारे रिजल्ट को आप होल्ड करेंगे, आप इस पर नया गैजेट बनाने पर काम करेंगे, यही उनसे गुजारिश किया गया है। उनकी तरफ से भी जो सत्यम ने बताया वो यही बात काम है कि हम कोर्ट में, उन्होंने हमें अनऑफिशियली ये बात बताया है कि आपके साथ हम खड़े होंगे, अपना हम 100% देंगे, आप कोर्ट में केस डालो। कि पर्सपेक्टिव में मतलब जो केस आया है, फैसला आया है, उसके बाद के जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा, उन तक जो चल रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये केस आप डालिए, इस मामले में साथियों से चर्चा होगा, फैसला किया जाएगा कोर्ट में कैसे काम करना है। सुप्रीम एनसीटी ने हमें भरोसा है, इस ज्ञापन पर हम पूरा तरीके से काम करेंगे। यही मुख्य बातें हैं। तमाम साथियों ने रिपीट किया है, महिला साथियों ने भी बातचीत रखा है। हम चाहते हैं कि 2 मिनट आप रख दीजिए। मैं राहुल विद्यार्थी जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और 1 मिनट शिखर जी भी रखेंगे, 1 मिनट शिखर जी भी रखेंगे। मैं बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपसे बताना जो चीजें हमें प्रेजेंट करी गई थी, जो चीजें हमें नीचे बताई गई, मैडम का जो व्यक्तिगत व्यवहार रहा वो उनसे इतर रहा। मैडम ने हमें रिप्लाई किया संस्था जन की है, तो अगर लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही अगर उसे अफेक्टेड हो रहे हैं तो हम इसको ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो मैडम से बात उठाई तो हमने मैडम से ये कहा ये टोटल आपकी संस्था का फेलियर है, अगर आपने बाहर कर दिया तो आपकी संस्था की तो गलती है। हमने कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था कि एनसीटी बीएड को कभी लीगल कर दे कभी इनलीगल कर दे। और फिर अगर जब कुछ आप करने जा रहे हैं तो मैडम ने ये कहा ये मेरा सेल्फ डिसीजन नहीं हो सकता, हमारी पूरी बॉडी कमेटी की मीटिंग बैठेगी। तो मैंने कहा मैम प्लीज जितना जल्द से जल्द हो सके उसका जवाब भी दीजिए, जिससे कि हम सब जिस मानसिक यार सबसे बड़ी बॉडी तो एमएचआर है, उसमें न्याय की बॉडी खेलेंगे कोर्ट अपनी पूरी टीम बनाएंगे, पूरा कोर्ट खेलेंगे, अपने तरीके से लड़ेंगे। 1,31,37,37 का आपने बयान नहीं दे पाया, लोग भाई साहब सब चीज करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, हर तरीके से काम करूंगा। लेकिन ये कहेंगे अंधभक्ति करना है तो नहीं करूंगा, अंधभक्ति के लिए नहीं जाऊंगा। आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप हिसाब मांगेंगे, आप चीजें करेंगे। चारी चीजें कैसे उठी है, कहां तक आई है, क्या हुआ। प्रयागराज में चोर बन के गए हो, प्रयागराज में बुला गया है, चोर बन के गए हो, तुमको बंद किया है। 19,000 का टेलीग्राम चैनल तुम लेके आगे आते हो, कहते वहां से बैन कर दिया गया। हिम्मत होती तो एक राजस्थान में करते, राजस्थान में गंदा गए हो, राजस्थान में तुम 100 की क्या 10 की भीड़ नहीं जमा कर सकते भाई साहब। तुम आंदोलन की टीम को कहते, आंदोलन की टीम को कहते हो, ज्ञापन सही नहीं है, ज्ञापन की बात है। 7 लोग गए अपनी बातें रखते आए हैं, ये होता है आंदोलन, ये आंदोलन होता है। 7 लाख का नाश्ता, 21 लाख की चोरी। भाई साहब सब समझता है बीएड हारा हो, मनोबल नहीं टूटा है, भावना हाथ हुई है कि 5 साल तैयारी किया हूँ, 2 बार सुपर सीटेट पास हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ। यही एक नारा था ना, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एनसीटी के सामने बैठे हैं, बात गए हैं लोग, प्रतिनिधित्व करता बातें मान। जो लोग दर्शक बन के बैठी है ना, कभी कहती है ये 20, 21, 22 भाई चोर भाई तो पढ़ने ही नहीं पड़ेगी, तो नहीं कहा तो पढ़ने ही नहीं पड़ेगी तुमको भाई। मैं बस इतनी ज्यादा नहीं, मैं बस इतनी कहना चाहूंगी, जो मैम ने हमें भरोसा दिया है ना आज,
हम खाली उस पर भरोसा करके अभी रुके तो यहीं पे हैं, ठीक है। और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये जो 150 दिख रहे हैं वो 1.5 लाख होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 1.5 करोड़ भी हो सकते हैं। अब बच्चों के बाद पेरेंट्स भी आएंगे, मैं खुद कह रही हूँ पेरेंट्स भी आएंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो था हमारा खो चुका है। अब हमारा कमिंग का पता नहीं, लेकिन जो पिछली वैकेंसीज हो चुकी है, जो इन प्रोसेस है और जो पहले सेलेक्टेड हो चुके हैं, अब ये कहीं से बाहर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खराब है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे 5 साल बर्बाद हो गए, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। तो इनको कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करना पड़ेगा, गलती इनकी है, हम लोग कब तक भुगतेंगे। 5 साल से हम लोग बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, अब आगे नहीं हो सकते हैं। और अब हम लोग नहीं रुकेंगे, अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है, अब वो एंड तक और वो मंजिल तक जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू। आप में से कोई और अपनी बात रखना चाहता हो तो प्लीज, कोई और अपनी बात रखना चाहता हो, आइए मैम, आइए। आपने क्या बातें की हैं वहाँ पे? मैम उसके साथ साथ एक बार महिलाओं से भी अपील कर दीजिए कि वो ज्यादा हाँ, एक चीज, हाँ एक चीज और है, बहुत कम महिलाएं हैं, अगर आप बोलेंगे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मगर केबीएस रिजल्ट निकालता है, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का भी, क्योंकि आप परिवार ने आपको जानने कहा कि क्यों नहीं आए, उसके पीछे का भी रीजन जानिए ना। महिलाओं से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने बीएड किया है, आप लड़ रही हो, पढ़ाई कर रही हो, अपने फैमिली का पैसा लगा रही हो, तो यहाँ आने में आपका कुछ नहीं घिसेगा, उल्टा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो जॉब करने के लिए भी तो जाओगे दूर दूर, तब हस्बैंड कैसे परमिशन देंगे, तब घर वाले कैसे परमिशन दे देंगे। जब पैसा आएगा से पैसा लाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा किसी के पास पैसा। अगर आपने डिग्री ली है तो उसकी वैल्यू समझो। और अगर पहली बात तो ये दिन आना ही नहीं चाहिए था कि किसी को घर से निकलकर, मुझे नहीं लगता कि एक टीचर की ऐसी इतनी बुरी गत होनी चाहिए जो आज हमारे देश में हो रही है। एक टीचर ही उस लेवल का होता है जो सारे समाज को सुधारता है, सब कुछ बनाता है, और वही सड़कों पे उतर रहा है। पहली बात तो ये शर्म एनसीटीई के लिए और सरकार के लिए, उनके ऊपर ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कम से कम अपने हक के लिए तो आगे आइए, अपने हक के लिए तो लड़िए आके घर से बाहर निकल के। क्या दिल्ली इतनी दूर है कि कहीं कोई जा नहीं सकता? क्या आप एग्जाम देने नहीं जाते? कॉम्बिनेशन नहीं है, अब उसके आगे कहाँ जाए? फिर एज निकल जाएगी तो क्या करेंगे? इतनी पढ़ाई का पैसा कौन देगा? सबके ताने कौन सुनेगा? कोई जवाब कोई दे देगा जवाब इस बात का? तो मैं ये सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब लोग घर से बाहर निकल के आइए, निकल के और अपने अपने हक की लड़ाई करिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, एक आपने क्या बातें रखी थी वहाँ पर? हुआ है तो आप बता दीजिए, हुआ था अंदर जो बात हुई वो भी आप बताइए। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम यहाँ से अंदर गए तो हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे हम कोई इलिटरेट पर्सन हो। लाइक हमें पता ही नहीं कि हमें जाकर क्या बात करनी है, हमें दूसरे से कैसे बिहेव करना है, कैसे पेश आना है। हम एजुकेटेड हैं, बीएड करा हुआ है, एटलीस्ट बीटीसी वालों से तो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सिखाने की जरूरत है कि हमें दूसरों से कैसे बिहेव करना है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपना कोई भी किसी भी बंदे को जानने के लिए उसका बिहेवियर सबसे ज्यादा पता चल जाए कि वो एजुकेटेड है या इलिटरेट पर्सन है। तो वो हमें ये बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग ऐसे मत करिएगा, ये बात मत रखिएगा, ऐसे मत बोलिएगा, बहस मत करिएगा। अरे जा क्यों नहीं? चलो भी खड़े हो, चलो 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 खड़े हुए सर, एक मिनट सर, कमाल है यार आप लोग इधर एक आपकी बात आप तो चले गए, आपको हो गया, आपने अच्छा काम कराया, आप एक चाय नहीं मंगवाया सर। चाय नहीं है सर ने पानी मंगवाया तो उसको धन्यवाद कह दीजिए। जबरदस्ती खड़ा करूंगा नहीं तो। आप गुस्सा मत करिए प्लीज। इतनी दूर दूर से आए तो हमारी अरे तो बात सुनते नहीं तुम्हारी, जिन्होंने सुननी थी। यहाँ मत रहिए, आप दूर कहीं से चले जाइए, यहाँ मत रहिए सर।